get up, get dressed. Before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है डम्बल श्रग्स। ओके, कुछ लोग जिम में जब बैक बाइसेप्स करते हैं तब भी श्रग्स को ऐड करते हैं अपने वर्कआउट शेड्यूल में, और कुछ लोग जब चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप करते हैं या फिर सिर्फ शोल्डर ट्राइसेप या शोल्डर का वर्कआउट करते हैं तब भी ऐड करते हैं। तो इसका जो मोमेंट है ये वाला एलिवेशन, ओके, तो ये पूरा बैक वाला एरिया है, और ये जो शोल्डर का जो ये ट्रेपेजियस वाला मसल्स है इसका काम है शोल्डर को एलिवेट करना। ये वाला ट्रेपेजियस का जो अपर पार्ट है, ओके। तो कुछ लोग इसको शोल्डर में लेते हैं क्योंकि इसका लोकेशन ऐसा है शोल्डर के पास वाला, तो उनको लगता है कि ये एक्चुअल में शोल्डर का वर्कआउट है, पर ये शोल्डर का वर्कआउट नहीं है, ये बैक का वर्कआउट है। इसका काम है पुल करना, ओके, और जितने भी पुलिंग मूवमेंट होती है वो बैक के थ्रू होती है, चाहे आपका लेटिसिमस डोर्सिस किसी भी एंगल में ये आर्म्स को पुल करना या फिर शोल्डर को ऐसा एलिवेट करना, ओके। तो ये सबसे पहला जो कॉमन कन्फ्यूजन है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बैक के लिए वर्कआउट होता है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप के लिए नहीं होता, शोल्डर में नहीं आता है, ओके। दूसरा है, इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अभी जैसे मैं डंबल के साथ में आज आपको एक डेमो करके दिखाने वाला हूँ, ओके। ये 10 किलो का डंबल है, तो इसमें जो फॉर्म टेक्निक होता है पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में फॉर्म टेक्निक कैसा होता है। तो आपने देखा रहा है कि जिम के अंदर जो डंबल का जो स्टैक होता है, डंबल का रैक होता है, वो अलग अलग लेवल पे होता है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जब भी आप डंबल श्रग्स कर रहे हैं तो आपको बेंच के ऊपर ऐसे रखना है, एक डंबल इसके बाजू में दूसरा, या फिर जो डंबल का स्टैक होता है नीचे डंबल वाला पूरा रैक होता है उसी के ऊपर एक डंबल ऐसा और दूसरा पास में डंबल्स के ऊपर रखना है। क्योंकि जब भी आप हेवी श्रग्स कर रहे हैं हेवी वेट के साथ में, लाइक 30-40 kg, तो इसमें क्या होता है, अगर आप इतने नीचे से उठाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ये डेड लिफ्ट का एक तरह से आप डेड लिफ्ट का हेवी रेपिटेशन मारे तो आपका अननेसेसरी एनर्जी इसमें जाता है, तो उससे। और दूसरा क्या होता है, बैक में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अभी आप शोल्डर का ये वाला बैक का वर्कआउट कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन का, तो लोअर बैक का इन्वॉल्वमेंट कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एनर्जी बचाने के लिए और लोअर बैक पे अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं आए उसके लिए आपको ऐसी हाइट पे रखना है कि इजीली आप उठा सके इसको। देखो बिना आपके टॉर्सो को बेंड किए भी आप उठा सकते हैं। तो हमेशा डंबल को ऐसे सेट करना है, या तो बेंच पे या फिर इसी हाइट का जो डंबल रैक रहता है, तो डंबल कोई भी डंबल आप चूज करें, जो बीच वाला हाइट रहता है उसके ऊपर ऐसी एंगल पे डंबल को रखना है, ओके। तो पहली चीज ये कि डंबल को जहां रखा है डायरेक्ट वहीं से उठा के श्रग्स नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही नीचे होता है, हेवी वाला जो डंबल नीचे की रैक रहती है। तो एक तो आपको अननेसेसरी वो एनर्जी वेस्ट होता है, उसको बचाना, ताकि आप जो एक्चुअल में कर रहे हैं एक्सरसाइज उसमें अच्छा सा परफॉर्म कर पाएँ। दूसरा है कि जब भी आप रख रहे हैं तो रखते टाइम क्या होता है, अगर आपने जब जो यहाँ से ऐसे रैक से उठा के और लिया एक्सरसाइज की और फिर रखे, तो अभी जब आपने 10 रिपीटेशन मारा तो पूरा मसल्स थक गया। अभी आप जब वापस रखने जाएंगे तो हो सकता है आपके फिंगर पे लग जाए, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो असिस्टिंग आर्म है, फोर आर्म जो है वो पूरा थका हुआ, तो आप प्रॉपर उसको रैक नहीं कर पाएंगे तो इंजरी का चांसेस होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऐसा या तो बेंच रखे पास में, या फिर जो डंबल का रैक है जिस पे बीच वाला रैक है वहाँ पे डंबल पड़े तो उस पर ऐसा आप हॉरिजॉन्टली इसको रख देंगे। और जब भी ये रखा है आपने तो एकदम पास में जाके आपको उठाना, इतनी दूर से नहीं उठाना, ओके। चाहे बेंच रहे चाहे डंबल वो रैक पे रहे, एकदम पास में जाके, क्योंकि जितना आप दूर से उठाएंगे उतना ही आपका लोअर बैक को बेंड करना पड़ेगा, राइट। तो वो अननेसेसरी लोड आता है बैक के ऊपर। अगर आप पास में जाते हैं तो एकदम इजीली आपका लेग्स का जो मसल्स है उसको यूज कर सकते हैं, तो लोअर बैक पे टेंशन नहीं आएगा। तो जितना पास में रहेंगे उतना ही आपका बॉडी एकदम वर्टिकल रहेगा। और दोनों डंबल अगर हेवी हैं तो
1 बाई 1 करके आपको उठाना। दोनों अगर मैं समझो ये 40 किलो का डंबल है तो 80 किलो वजन हो गया, तो मैं अगर यहाँ से ऐसे लिफ्ट कर रहा हूँ तो 80 किलो के साथ मेरे को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं एक डंबल लेके यहाँ पास में ले लेता हूँ, ओके, तो अभी ये इधर आ गया, तो अभी देखो मैं ये डंबल ले रहा हूँ ना, तो ये बॉडी इधर कोलैप्स हो रहा है, लेकिन ये डंबल मेरे को हेल्प कर रहा है इधर खींचने में। तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि मैं एक एक करके फिर उठाऊंगा, तो ये बहुत ही हल्का लगता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे 40 किलो आपको इधर खींच रहा है, और दूसरा इसमें आपने एक ले लिया, इस वेट को इस डायरेक्शन में ले लिया, तो अभी कैसा, जैसे आप इस वेट को उठाने वाले हैं तो ये आपको हेल्प कर रहा है इसको उठाने में। तो ये बेसिक ट्रिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो बहुत कम लोग को मालूम रहता है। ओके, तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ ये ध्यान में रखना है कि डंबल को ऐसी हाइट पे रखना है कि आपको उठाने में इजी हो। दोनों डंबल को पास में रखना है, एकदम पास में जाके डंबल को लिफ्ट करना है, 1 बाई 1 लिफ्ट करना है। और फिर यहाँ पे जब आप कर रहे हैं, तो अगर आप बेंच पे रखे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं पे सीधा उठा के रेपिटेशन मार के वापस रख देंगे। लेकिन अगर आप डंबल रैक जो है उधर रखा, तो क्या होता है, कभी कभी वो स्टैंड ऐसा भी होता है कि जब आप यहाँ से ये मार रहे तो वो ऊपर वाला जो रैक है उस पर डंबल ये वाला टच होता है ऐसा, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, डंबल उठा के एक स्टेप पीछे आ जाना है, ताकि वो डंबल वहाँ पे ऊपर वाले डंबल पे टच नहीं हो जब भी आप मूवमेंट कर रहे हैं। और अगर आप बेंच पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करना नहीं है, यहाँ सीधा एकदम जितना पॉसिबल है पास में जाके सीधा ऐसा 1 बाई 1 उठा के यहीं पे रिपीटेशन मार के वापस जैसे उठाया वैसे ही रख देना है, तो ये इजी हो गया। दूसरा है, जब भी आप डंबल को उठा रहे हैं तो उठाने के बाद जैसे आपने पोजीशन लिया है तो इसमें नेक को ना न्यूट्रल रखना है, ओके, क्योंकि ये जो मसल्स यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे कुछ मसल्स ऐसे हैं देखो जो नेक से कनेक्ट होकर पीछे की तरफ जा रहा, तो ये जो एरिया है, ये वाला ट्रेपेजियस है, ये मसल इसको एलिवेट करा, लेकिन इसके साथ में जो नेक वाले मसल हैं ये भी इसको असिस्ट करते हैं, ओके। जैसे ये मसल जो है ये पूरा समझो यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, ओके, तो ये नेक को ऐसे खींचता है, ओके, लेकिन नेक अगर पहले से न्यूट्रल पोजीशन में है तो नीचे से ऊपर उठाने में थोड़ी सी हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, नेक को एकदम ऐसा एक्सटेंड करके नहीं रखना, एक तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा, आपका टंग है विंड पाइप को पीछे की तरफ पुश करता है जैसे आप नेक को एक्सटेंड करते हैं। तो ये न्यूट्रल पोजीशन होना चाहिए, जिस एंगल पे आपका टॉर्सो है उसी एंगल पे आपका नेक होना चाहिए, ओके। टॉर्सो नीचे जाता है तो नेक इसी एंगल पे नीचे जाएगा, तो आपका जो व्यू है, आप जो आगे देख रहे हैं वो ऐसा एकदम खींच के ऊपर की तरफ नहीं करना। ज़्यादातर लोग या तो स्ट्रक्स करें तो ऐसा खींचते हैं, या फिर स्क्वाट मारे तो भी ऐसा खींचते हैं, ये नहीं होना चाहिए। नेक को एकदम न्यूट्रल रखना है, आई साइड फिक्स रखना है, एक ही जगह देखें। अगर सामने मिरर है तो आप अपने आप को देख के इस एंगल पे, नहीं है तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर लीजिए, किसी डंबल का नंबर या कोई भी एक पर्टिकुलर डॉट फिक्स करिए, और जब तक आपका सारा रिपीटेशन खत्म नहीं होता उस सेट का, आप उस तरफ देखेंगे, लेफ्ट राइट नहीं देखना है, क्योंकि कुछ ऐसी एक्सरसाइज जहां आपके जो लिम्स हैं वहाँ बहुत ही हेवी वेट के साथ में आपने ऐसे पकड़ के रखा है, तो क्या हो रहा है, ये जो हेवी वेट है आपके लिम्ब को नीचे की तरफ खींच के रखा है, ओके। तो जैसे लिम्ब को ये वेट नीचे खींचता है तो ये जितने भी साइड के मसल्स हैं ये कैसा ऐसा एकदम टेंशन में रहते हैं, ये पूरा खींचे हुए रहते हैं दोनों तरफ। तो अगर समझो मैं ऐसे न्यूट्रल पोजीशन में ये खड़ा हूँ, हेवी वेट के साथ में मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो मेरा ये दोनों साइड के मसल ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, ओके। और इस कंडीशन में अगर मैं ये वर्कआउट करते टाइम लेफ्ट या राइट झांकने की कोशिश करता हूँ तो कभी कभी नेक में मोच आ जाती है या ऐसा दर्द चालू हो जाता है, तो उसका रीजन क्या रहता है, ये ऑलरेडी स्ट्रेच। अगर समझो ये मेरा वेट की वजह से ऑलरेडी ये मसल इतना स्ट्रेच है और मैं इधर झांकता हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं इसको और ज़्यादा लंबा खींच रहा हूँ। देखो यहाँ से ये ऑलरेडी स्ट्रेच है, अब मैं और ऐसे करता हूँ तो ये कैसा है और ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा, तो इसकी वजह से नेक में प्रॉब्लम हो जाता है, पेन होता है। तो जब भी आप कोई ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं जब आपके हाथ में हेवी वेट, चाहे वो डेडलिफ्ट हो गया, स्ट्रक्स हो गया, या शोल्डर मारने के लिए हाथ में वेट ले रखा है, तो उस कंडीशन में जब तक सेट खत्म नहीं होता लेफ्ट राइट आपको नहीं देखना। या कुछ लोग बेंट और रो करते हैं ये वाला, तभी भी वो मिरर के चक्कर में सामने मिरर में देखने लगते तो ये नेक आपका खिंच जाता है ज़्यादा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही आपको ध्यान में रखना कि जब आप ये कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हाथ में वेट है, हेवी वेट स्पेशली, तो आपको लेफ्ट राइट नहीं देखना जब तक सेट खत्म नहीं हो जाता है।
ओके। तो ये आपका आई साइड का हो गया। ब्रीदिंग का ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रखना है आपको, क्योंकि ऊपर उठा के आप ब्रीदिंग स्विच करेंगे तो जो ब्रीदिंग स्विच करने में जो टाइम रहता है 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी टाइम रहता है, उतने टाइम तक आप वेट को ऊपर खींच के नहीं रख सकते, हैवी वेट को। अगर आप, क्योंकि इस रक्स में हैवी वेट जाता है तो ऊपर नहीं, लेकिन आप ये जैसे इसको नीचे रख किया, अभी कैसा हाथ में वेट लटका हो तो अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप ब्रीदिंग स्विच कर सकते हैं, आपका मसल रिलैक्स हो गया। ओके, तो ब्रीदिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नीचे रखना है। ओके, यहाँ पे रखना है, और ये यहाँ से पूरा फुल रेंज और डाउन, फुल रेंज डाउन। अब इसमें एक और कॉमन मिस्टेक क्या होता है, जब भी आप रक्स करें, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि ये शोल्डर को कम उठाते हैं, एल्बो को ज़्यादा उठाते हैं। देखा आपने एल्बो, तो इसमें एल्बो का जो मूवमेंट हो रहा है, अभी एल्बो में क्या होता है, डंबल जब भी आप करते हैं तो ये वाला मसल जो है बहुत ही सॉलिड, बहुत ही स्ट्रांग मसल है, बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर सकते हैं आप, ऑलमोस्ट स्क्वाट या डेड लिफ्ट के जितना वेट मार सकते हैं। लेकिन आपका जो बाइसेप्स है, ये छोटा मसल है, ये इतना वेट नहीं ले सकता। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा रहेगा ऐसा इंसिडेंट होता है जिम में कि आप या तो डेड लिफ्ट कर रहे हैं हेवी वेट के साथ, डेड लिफ्ट में पकड़ रखा है या स्ट्रक्स में पकड़ रखा, तो जैसे आप ये मूवमेंट करने लगते हैं ना, हाथ को फोल्ड किया और ये टेंडन उखड़ जाता है, बाइसेप्स का टेंडन उखड़ जाता है। क्योंकि जितना वेट आप जिस मसल के लिए लिए उसके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ बाइसेप में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि ये इतना वेट को फ्लेक्स कर सके। तो जैसे आप ये मूवमेंट करने लगते हैं तो आपका बाइसेप्स का मसल यहाँ पे ये मूवमेंट कराता है, और इसका इतना कैपेसिटी, तो कभी कभी क्या होता है, इसकी वजह से बाइसेप्स का टेंडन उखड़ जाता है या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इंजरी हो सकता है। तो कभी भी जब आप श्रग्स कर रहे हैं या डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो आपका जो लिम्ब्स है, दोनों हाथ है, इसका काम है सिर्फ हुकिंग का, इसको हुक करके रखना, वेट को फोल्ड नहीं करना है। किसी भी हालत में एल्बो फोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये फोल्ड करने में ये जो बाइसेप्स काम करे, ये इतना हेवी मसल नहीं है कि इतना हेवी लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जब भी आप श्रग्स करें, किसी भी हालत में आपका मोमेंट जो है ये एल्बो फ्लेक्शन में नहीं जाना चाहिए। ओके, तो अभी हम 5 रिपीटेशन करके देखते हैं, दोनों एंगल से, मैं दोनों एंगल से करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये सामने से दिखा रहा हूँ आपको, इतना सा स्टांस रखना, बहुत ज़्यादा वाइड स्टांस नहीं, क्योंकि जितना वाइड रखेंगे, ये डंबल देखो था इस पर टच हो रहा है, और इसमें ज़्यादा वाइड की ज़रूरत है क्योंकि आपका हाइट इतना लंबा नहीं है। अगर मैं हाथ को ऊपर करता हूँ तो मेरे को स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा वाइड स्टांस चाहिए, जैसे शोल्डर ओवरहेड प्रेस किया, लेकिन इस साइड पे ये आपका शोल्डर विथ स्टांस जो है इनफ स्टेबल करने के लिए। ओके, तो देखो ये नॉर्मल स्टांस है, और डंबल को ना तो साइड में रखना है और ना ही आगे रखना है, ये न्यूट्रल में। न्यूट्रल का मतलब क्या है, जैसे हम नॉर्मल खड़े रहते हैं तो हाथ कैसा है, ये न्यूट्रल पोजीशन, ये इसी जगह पे देखो मैंने मुट्ठी बंद किया, ये न्यूट्रल पोजीशन है, ये साइडवेज है, ये आगे है, ये न्यूट्रल में अपना हाथ रहता है। तो यहीं पे आपको ग्रिप टाइट करना है, आगे पीछे नहीं करना। ओके, क्योंकि यहाँ रखने से क्या होएगा, ये जो हमारा ये जो एरिया है, जिस स्क्वायर में मैं खड़ा हूँ, देखो ये वाला एरिया, ये बेस ऑफ सपोर्ट है, मेरे बॉडी का सेंटर जो पार्ट है उसको स्टेबल करने के लिए ये बेस ऑफ सपोर्ट है। तो जो भी मैं वेट ले रहा हूँ, अगर इस बेस ऑफ सपोर्ट से वेट बाहर जा रहा है तो मेरा स्टेबिलिटी गड़बड़ कर देगा। ओके, क्योंकि जैसे मैं अगर साइड में पकड़ता हूँ डंबल, तो ये जो एरिया जिस पे मैं खड़ा हूँ, इस एरिया से वेट ज़्यादा बाहर नहीं जाना, जितना वेट बाहर जाएगा उतना ही स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा। तो क्या करेंगे, जब आप न्यूट्रल करते हैं तो न्यूट्रल में क्या होता है ना, वेट श्रिंक होकर वेट एकदम पास में आ जाता है, जहाँ आपका सेंटर पॉइंट, अपनी बॉडी का, पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ आप लेस बांधते हैं। तो जैसे आप डंबल को ये जो लेस बांधते हैं इस लाइन में लाएंगे ना, तो एकदम ये सारा वेट सेंटर में आ जाएगा, तो पूरा बॉडी स्टेबल रहेगा। ओके, अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। ओके, तो अगर इस बॉक्स के नीचे, मतलब यहाँ पे समझो बहुत बड़ा खड्डा है, 5 फीट का 6 फीट का, और इसके नीचे कोई बंदा है, अब मैं अगर हाथ पकड़ के उसको हेल्प करता हूँ ऊपर उठाने में, तो ये बॉक्स में अगर वो है, मैं उसको हाथ देता हूँ तो एटलीस्ट मैं उसको सपोर्ट कर पाऊँ, खींच पाऊंगा। लेकिन समझो यही बंदा अगर थोड़ा दूर है, वो डिब्बे में, वो वहाँ है, और वहाँ मैं उसको सपोर्ट दे रहा हूँ, तो वो मेरे को खींच लेगा उधर की तरफ, और अगर वो जितना क्लोज रहेगा ना, वहीं पे मैं फोर्स लगा सकता हूँ, मेरा स्टेबिलिटी रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो एरिया है इसके जितना बाजू में रहेगा उतना आप नीचे से फोर्स लगाएंगे ना वेट को उठाने के लिए, तो सीधा वर्टिकल फोर्स आ रहा, तो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है पैर यहाँ पे ये वाला एरिया में। लेकिन ये जितना दूर रहेगा ना,
ये आपका स्टेबिलिटी गड़बड़ कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वेट को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। तो अब आप समझ गए कि डंबल को कहाँ होल्ड करके रखना है, साइड में नहीं। ज़्यादातर लोग आपने देखा रहेगा यही पोजीशन में डंबल को पकड़ के ऐसा ऐसा थ्रस्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। डंबल को न्यूट्रल में, और जैसे आप न्यूट्रल किया वेट आपके इस एरिया के अंदर आ गया। ओके, और एकदम ऐसे नहीं कर रखना, क्योंकि जैसे आप एकदम सामने रखेंगे तो सामने रखने के लिए एक तो आपको झुकना पड़ेगा, तो लोअर बैक पे अननेसेसरी लोड आ रहा है, और दूसरा कैसा ये शोल्डर अपने अंदर घुमा दिया, तो ये आपका ये जो मूवमेंट है ये स्क्वीज हो गया, ऐसा रिट्रैक्ट हो गया, पोजीशन गड़बड़ हो गया। तो ना तो आगे रखना है ना साइड में रखना है, ऐसा न्यूट्रल। और न्यूट्रल में अभी देखो मैं न्यूट्रल में ऐसे खड़ा हूँ। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे ये रब हो रहा है मेरे पेंट पे, ये जो है डंबल रब होता है। तो क्या करना है, हिप को, कुछ लोग ऐसा बॉडी को एकदम झुका लेते हैं जब श्रग्स करते हैं, तो झुकाने से क्या होएगा, ये डंबल आगे जाएगा तो दूसरा ये वाला मूवमेंट है इस पर लोड आएगा। तो इतना झुकना नहीं, आपको सीधा खड़े रहना है, लेकिन हल्का सा हिप को हिंज करके रखना है, ताकि देखो जैसे ये अभी मेरा थाइज बाहर है, लेकिन मैं ऐसे हिंज करता हूँ तो अभी मेरा ये थोड़ा स्पेस हो गया, तो यहाँ पे डंबल रब नहीं होएगा, आराम से मैं बिना किसी ऐसा फ्रिक्शन के प्रॉपर कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये ध्यान रखना कि हिप को थोड़ा सा हिंज करके रखना। ये पोजीशन है, थोड़ा सा हिप को पीछे की तरफ धक्का मार के रखना, लेकिन बॉडी को आगे झुकाना नहीं है, खड़े ही रहना है। हल्का सा हिप को हिंज किया तो ये प्रॉपर लाइन में आ जाएगा डंबल ऊपर नीचे होने के लिए। तो पहली चीज़ आपको स्टांस कैसा होना चाहिए, शोल्डर विद, डंबल को न्यूट्रल पकड़ना है, ग्रिप टाइट पकड़ना है, लाइट वेट रहे या हैवी वेट रहे, जितना टाइट ग्रिप रहेगा उतना ही वेट आपको लाइट लगेगा। ओके, तो अभी हम 2-4 रिपीटेशन करते हैं। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा सामने देखना, एकदम खींच के नहीं। ओके, इनहेल, फुल अप, डाउन, देन एक्सहेल अगेन, टेक योर टाइम टू एक्शन ब्रीदिंग। ओके, इनहेल, फुल अप, डाउन, देन एक्सहेल। ओके, तो ये ब्रीदिंग हो गया। अब इसमें जैसे आपने पूरा ऊपर किया, एल्बो फ्लेक्स नहीं होना चाहिए, ये पहला मिस्टेक है। और ऊपर जब जा रहा तो पूरा ऊपर जाना चाहिए, ऐसा नहीं हाफ रेंज में, क्योंकि ऑलरेडी ये जो श्रग्स वाला जो मूवमेंट है इसमें ऑलरेडी कम रेंज रहता है कंपेयर टू अदर लिम्स। ओके, तो ये वाला दूसरे जॉइंट की बजाय यहाँ कम रेंज ऑफ मोशन, जैसे काप में कैसा थोड़ा ही रेंज होता है, वैसा शोल्डर में भी श्रग्स में थोड़ा रेंज होता है। तो यहाँ रेंज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पूरा ऊपर खींचना है, एल्बो को लॉक रखना है, और जब नीचे जाएगा तो ऐसा एकदम कोलैप्स नहीं करना है, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। ओके, तो यहाँ से पूरा ऊपर गया, कोलैप्स नहीं होना चाहिए, जैसे कंट्रोल में आपने ऊपर किया वैसे कंट्रोल में ही नीचे आना चाहिए। नीचे आने के बाद में आपको ब्रीदिंग स्विच करना है। ओके, अब यही साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टांस सेम रहेगा, सामने देखेंगे ब्रीदिंग स्टार्टिंग पॉइंट, और इसमें थोड़ा हिप को ऐसा हिंज करके रखना है। ओके, एकदम ये नहीं झुकाना, तो डेड लिफ्ट में कैसा लोड आता है लोअर बैक में, वैसा अभी देखो मेरा ऐसा लोड आ रहा है। ज़्यादातर लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ श्रग्स को सीधा खड़े रहना ताकि आपको दूसरे मसल्स पे लोड नहीं जाए। ओके, सीधा, ओके, फिर जैसे आपने उठाया वैसे ही एक एक करके रख देना है। तो ये श्रग्स का, इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना जो इंजरी ओरिएंटेड है। एक तो आपका एल्बो फ्लेक्स नहीं होना चाहिए किसी हालत में। एल्बो फ्लेक्शन मतलब बाइसेप्स के मसल पर ज़्यादा लोड, इसके टेंडन के उखड़ने के चांसेज हैं। दूसरा नेक का, जब भी आपके हाथ में हेवी वेट है पूरा खींचा हुआ, तभी लेफ्ट राइट नहीं देगी जब तक सेट ख़त्म नहीं होता है। ओके, तो 2-3 चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरा, ये डंबल को हमेशा बेंच पे या रैक के ऊपर प्रॉपर रैक करके एडजस्ट करके ही आपको ये सेट मारना है। क्योंकि क्या होता है, देखो आपने हेवी वेट लिया 40 किलो 50 किलो और श्रग्स मार रहे हैं, तो अगर आपका 10 रिपीटेशन मैक्स है, मैक्सिमम 10 रिपीटेशन कर पा रहे हैं, तो 9वें 10वें रिपीटेशन में जाते जाते तो हाथ छूटने लगता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जब 10 रिपीटेशन खत्म हो गया तो उस टाइम पे आपके पास इतना एनर्जी नहीं रहेगा कि आप जाके एक एक डंबल को जहाँ से उठाए वहाँ रख सकते, उधर हाथ छूटने के चांसेस है, और डंबल पैर पे गिर सकता है। तो इससे बचने के लिए ऐसी सिचुएशन में रखिए कि अभी 10 रिपीटेशन में एकदम भी अगर जान निकल रही है, हाथ छूट भी रहा है, तो भी एटलीस्ट इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा रैक करने में, और प्रॉपर आपके पास प्लेस है, तो यहाँ पे ना फिसलने का चांसेज है ना डंबल गिरने का चांसेज है। अब तुरंत जैसे ही आपको लगता है कि अब नहीं होल्ड कर पाएंगे, पट से रख दिया यहाँ पे। लेकिन अगर आप वही सिचुएशन, अगर आप जहाँ से उठाया बेंच नहीं है, आपने प्रॉपर रैक नहीं किया डंबल्स के ऊपर,
तो इतना नीचे रखना पड़ता है, और एक दूसरा डंबल हाथ में, दोनों को तो साथ में रख सकते हैं, दोनों को रखेंगे तो लोअर बैक पे आएगा, बहुत प्रॉब्लम है। ओके, इसलिए हमेशा प्रॉपर सिस्टमेटिक करना, ताकि इसमें क्या होएगा, जब भी हम डंबल, अगर आप समझो ये सेट नहीं बनाया तो जहाँ से डंबल ले रहे हैं, एक डंबल लिया, दूसरा लिया, फिर आप लेके पीछे आए, एडजस्ट किया, इसमें ही हमारा 10-15% एनर्जी चला जाता है। तो आपका जो फोर आर्म है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है थकना। अभी यहाँ पे कैसा, जब मेरा रेस्ट पीरियड चल रहा है तब भी मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने पिछला सेट मारा है, अभी मैंने पिछला 30 का मारा है, अभी मेरे को 40 किलो है, तो मैं जाके एक डंबल लाया, रख दिया, दूसरा लाया, सेटलमेंट कर दिया, एडजस्ट कर दिया प्रॉपर, तो अभी मेरा रेस्ट पीरियड चल रहा है, अभी मैं थका नहीं हूँ, तो मैं लेके मार के वापस रखूँगा 10 रिपीटेशन, तो मेरा प्रॉपर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रहेगा और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा पाउंडेज में। लेकिन यही सिचुएशन सेम, अगर मैं एक डंबल ढूंढ रहा हूँ, लेके पीछे आ रहा हूँ, सेट हो रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो उसमें क्या डिस्टर्बेंस, और बाकी जिम में क्राउड रहेगा तो इधर उधर के चक्कर में आप में उसमें 10 सेकंड चला जाता है। अगर सेट प्रॉपर रहेगा तो कोई भी आ जा रहा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप सीधा प्रॉपर अपने एक सेफ जोन में हैं, राइट। तो जब भी आप स्ट्रक्स कर रहे हैं, ये 2-3 चीज़ का आपको ध्यान में रखना। अब यही वाला आप बारबेल से भी कर सकते हैं। ओके, बारबेल का हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे करते हैं, क्या है। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पे समझो आप जैसे डेडलिफ्ट कर रहे हैं, तो डेडलिफ्ट में आप 5 सेट कर रहे हैं, तो 5 सेट में से 4 सेट तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रैप बांधने की, लेकिन 5वें सेट में आप स्ट्रैप्स बांध सकते हैं। तो जो मेन सेट होता है उसका लास्ट वाला जो 1-2 सेट होता है, जैसे आपने 5 सेट लिया, उसमें से 2 सेट आपको लास्ट का है, तो उस पर आप स्ट्रैप्स यूज करके और थोड़ा ज़्यादा पाउंडेज बढ़ा सकते हैं। तो सेम ऐसा इसमें भी होता है। अगर आप स्ट्रैप्स यूज करते हैं शोल्डर स्ट्रक्स में, तो अगर आप समझो आपका नॉर्मली 40 किलो जाता है, तो आप कम से कम 60 किलो मार सकते हैं, मतलब 20 से 30% एक्स्ट्रा वेट लिफ्ट कर सकते हैं स्ट्रैप्स की वजह से। तो हमेशा 2-3 ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको स्ट्रैप्स यूज करना, सब जगह यूज नहीं करनी। आप लाइट वेट कर रहे हैं, सारी एक्सरसाइज में आपने बांध के रखा, तो उससे क्या ब्लड फ्लो जो है ना वो रुक जाता है, क्योंकि आपका रिस्ट अगर 1 घंटा वर्कआउट कर पूरा बांध के रखा, छोटी छोटी एक्सरसाइज जहाँ जरूरत नहीं है, तो उधर भी आपका ब्लड फ्लो को और ब्लॉक करता है। ऐसा समझो, अगर कोई 2 मिनट आपकी रिस्ट को टाइट पकड़ के रखेगा तो क्या होएगा, पूरा एकदम सुन हो जाएगा। तो वैसा ही हो, स्ट्रैप भी वही करता है कि आपके यहाँ पे ज़्यादा ऐसा जाम करके रखता है। लेकिन जब भी आपने सेट मार के तुरंत खोल दीजिए, उसको आलस नहीं करना है, क्योंकि खोलेंगे तो फिर से वो ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाएगा। जब सेट मारना तुरंत 1 सेकंड लगता है, फटाफट बांधा टाइट और परफॉर्म किया और फिर से स्टेप को निकाल देना। पूरी जिम में 1 घंटे तक बांध के घूमना नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वहीं करना है। जैसे डेडलिफ्ट हो गया, डेडलिफ्ट में क्या होता है, हेवी वेट रहता है, छूटने के चांसेस है, तो वहाँ आपको स्ट्रैप्स हेल्प करेगा और ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा बेंट और हो गया, ये वाला जब आप डंबल के साथ कर रहे हैं, हेवी कर रहे हैं, तो वहाँ छूटने के चांसेस हैं। तो जो टारगेट मसल है आपका, स्ट्रॉन्ग मसल होता है, उससे पहले अगर आपका असिस्टिंग मसल्स थक रहा है तो वहाँ आपको स्ट्रैप्स यूज करना है। वैसा ही स्ट्रक्स में भी होता है कि यहाँ पे क्या होता है, हेवी वेट आपका ट्रेपेजियस मसल जो है ना, ये हेवी वेट ले सकता है, लेकिन आपका फोर आर्म जो है, असिस्टिंग मसल्स है, इनमें इतना ताकत नहीं होता कि ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकें। तो अगर आप स्ट्रैप्स लगाएंगे तो ये मसल्स थकने तक एटलीस्ट आपको ये सपोर्ट करेगा स्ट्रैप्स। इसलिए डेडलिफ्ट और स्ट्रक्स और अपना बेंट और ये 3 ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको लास्ट वाले जो मेन सेट हैं 1-2, उसमें आपको स्ट्रैप्स यूज करना है। ओके गाइज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। और यही वाला स्ट्रक्स कुछ लोग केबल के साथ में भी करते हैं, या प्लेट लेके भी करते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 रिपीटेशन करते हैं, क्योंकि प्लेट तो ज़्यादा मैक्सिमम कितना 25 किलो से ज़्यादा प्लेट नहीं होएगा जिम में, तो 25-25 किलो पकड़े आप कितना कर लेंगे। और ज़्यादा रिपीटेशन अगर आप स्ट्रक्स में कोई भी वेट लिया है 25, 30, 40 रिपीटेशन मार पार, इसका मतलब वो तो बहुत ही लाइट इंटेंसिटी वाला वर्कआउट आपके लिए, वो इतना इफेक्टिव नहीं होएगा, उसका कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। तो हमेशा हाई इंटेंसिटी पर फोकस करिए आप, जितना हेवी लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ में, प्रॉपर फॉर्म टेक्निक के साथ में। ओके, तो प्लेट से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन है, जैसे डंबल, हेवी डंबल है, और प्लेट आप बारबेल में लगा के बारबेल के साथ करेंगे तो उसमें और हेवी जाएगा। तो सिर्फ प्लेट पकड़ के क्यों टाइम पास करने का, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और कुछ लोग इसको मशीन के साथ में, जैसे पुली होता है ना, जैसे बाइसेप्स मारते हैं पुली को नीचे करके, तो उधर ही लग जाते हैं कि प्लेट लगाया उसमें ये वाला, तो उसका टोटल वेट है वो
उतना तो आपका एक ही डंबल में होता है, तो उधर जाके आप करेंगे प्रॉपर तो भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो एक तो फिक्स है, वो केबल आपको उधर फिक्स करके रखेगा। यहाँ पे कैसा, जैसे आपने उठाया अब ये न्यूट्रल है, जिस एंगल पे किसी का अलग अलग, सबका अलग अलग स्टिफनेस रहता है शोल्डर का। तो अभी समझो किसी का शोल्डर स्टिफ है, तो जैसे मैंने बारबेल पकड़ा हूँ तो अभी ये बारबेल का तो लाइन फिक्स है, तो मेरा हाथ इधर उधर नहीं घूमता। लेकिन डंबल में क्या है, जिधर मेरा जितना फ्लेक्सिबिलिटी होएगा, शोल्डर जिस एंगल पे कंफर्टेबल है उस एंगल पे ऑटोमेटिकली घूम जाएगा, क्योंकि ये कैसा पूरा न्यूट्रल है, तो जिधर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा स्टिफनेस के हिसाब से। लेकिन बारबेल में एक लाइन फिक्स रहता है, तो आपका अगर घूम भी नहीं रहा है तो भी आपको वो टाइट करके रखना पड़ेगा। ओके, तो आप या तो बारबेल पे करिए हेवी प्लेट लगा के सेफ्टी के साथ में, और इतनी सी हाइट पे ही रखना बारबेल को भी, ताकि बहुत ज़्यादा नीचे से नहीं उठाना पड़े। ओके, लॉक प्रॉपर चेक करना है, या फिर डंबल से करें तो डंबल से ज़्यादा बेटर है। लेकिन जिम में इतने बड़े डंबल्स अवेलेबल नहीं होते, तो जब तक आपका 40-50 किलो जो भी डंबल जिम में अवेलेबल हैं, तब तक आप हमेशा कोशिश करिए कि ये डंबल के साथ में करें, क्योंकि डंबल के साथ में ये प्रॉपर आज एकदम पास में आ जाएगा। अभी बारबेल कैसा, बारबेल का एक लाइन रहता है, तो आप कितना ये करेंगे आपको एक पर्टिकुलर लाइन में रहना पड़ेगा, अलाइनमेंट के साथ। इसको आप न्यूट्रल पोजीशन में रख सकते हैं और इंडिविजुअली काम करता है। ये कैसा आइसोलेटरल मूवमेंट हो गया, एक साइड में से अगर आपने डंबल को खींचा तो एक ही शोल्डर ऊपर उठा, एक ही मसल इंडिविजुअल काम कर रहा है। ओके, दूसरी साइड उठा तो दूसरा काम कर रहा है। लेकिन बारबेल में कैसा है, एक साइड से नहीं कर सकते, ये बारबेल ये बायलेटरल मूवमेंट है, एक यूनिट में काम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो जो आपका वीक साइड है, एक तरफ वीक रहेगा एक स्ट्रांग रहेगा, वो हमेशा होता है कि कोई भी एक लिम्ब या अगर कोई भी चीज़ पैर में काम कर रही है, कोई भी मसल ग्रुप पैर में काम कर रहा है, तो हमेशा एक डोमिनेंट रहता है। तो डोमिनेंट पार्ट जो वीक पार्ट रहेगा उसको हमेशा असिस्ट करेगा। तो बायलेटरल मूवमेंट जब भी आप करते हैं बारबेल के साथ में स्ट्रक्स कर रहे हैं, तो भी वो वीकर पार्ट को हमेशा, वीकर साइड को हमेशा वो सपोर्ट करेगा। तो इसका एक बेनिफिट है, जो डिफरेंस रहता है दोनों का सिमेट्रिकल होने के लिए, जो एक स्ट्रॉन्ग है, वो डिफरेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है अगर आप आइसोलेटरल मूवमेंट करते हैं। तो आइसोलेटरल मतलब ऐसा इंडिविजुअल वेट पकड़ के। ओके, इसलिए डंबल हमेशा पहला आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा की डंबल अभी जिम में नहीं है तो फिर आप बारबेल पे शिफ्ट हो सकते हैं। बाकी प्लेट लेके या केबल वेबल पे ऐसा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर आप लीवर का मैकेनिज्म देखेंगे तो इसका भी वैसा ही है। जैसे काप में कैसा बहुत ज़्यादा हैवी वेट मूव करा सकते हैं, राइट, क्योंकि वो लीवर का मैकेनिज्म ऐसा, वो एंगल ऐसा है कि आप ज़्यादा वेट, सेम ऐसा है स्ट्रक्स में भी आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर फॉर्म टेक्निक के साथ में करेंगे तो इस तरह से अपना एनर्जी बचा के हर एक एक्सरसाइज में से आपको एनर्जी, अननेसेसरी 5 सेट मारा, 10-20 सेट मारा, ऐसा नहीं करना। किसी में अभी समझोगे आप ये 10-10 का टारगेट लिए हैं, ओके, तो इसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 10-10 रिपीटेशन मारने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सेट का 5 मारा प्रिपरेशन सेट की, या फिर उसके बाद में मेन सेट आएगा तभी उसका 10 रिपीटेशन आपको लेना। तो आपका क्या ना, वहीं से एनर्जी बचना चालू हो जाएगा। दूसरा, अननेसेसरी इधर उधर एडजस्ट करने में, उसमें भी एनर्जी आपको वेस्ट नहीं करना है। ओके, हर तरह से जहाँ जहाँ पॉसिबल आपको एनर्जी बचा के रखना, ताकि आप जो मेन जगह जहाँ एनर्जी आपको इन्वेस्ट करना है वो प्रॉपर आपको आउटकम देगा। ओके गाइज, तो ये अपना स्ट्रक्चर रिलेटेड डिस्कशन था। इसमें और भी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, फिर हम उस पर और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।